रात 9 बजे में सबसे पहले नजर बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर। अब इन नतीजों का विश्लेषण कैसे किया जाए? मोदी के सपने क्या नहीं बिके, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा गया कि उनकी तरफ से कोई बड़ा नेता बड़ी तरीके से प्रचार करने वहां गया ही नहीं था? सच क्या है ये तो अगले साल पता चलेगा जब राज्य में चुनाव होंगे, लेकिन आज तो मौका था उस महागठबंधन के जश्न का। इंस्टीट्यूट में अपने दिल का इलाज करा रहे थे और बिहार की जनता ने उनके दिल को राहत वाली खबर दे दी। राज्य की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में मंडल महागठबंधन को 10 में से 6 सीटें मिल गईं, जबकि बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। जेडीयू के खाते में सिर्फ 2 सीटें आईं, लेकिन नीतीश कुमार ने परिणाम में भविष्य का राजनीतिक संकेत पढ़ लिया। जनता अब उन्माद की राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। लोकसभा के चुनाव के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। मुंबई में बिस्तर पर लेटे लालू प्रसाद यादव बोलने का पसंदीदा काम तो नहीं कर पाए, जबकि आज मौका सुनहरा था, लेकिन ट्विटर पर उनकी भावनाएं बोलीं और लगातार बोलती रहीं। उनकी पिछली सत्ता के 15 साल का अंधा युग अब भविष्य में विकास के मिहिर द्वार दिखला रहा था। चहुमुखी विकास में युवाओं की अहम भागीदारी, दबे कुचलों, वंचितों, उपेक्षितों एवं समाज के अंतिम छोर पर खड़े वर्गों की बेहतरी की नई शुरुआत होगी। गठबंधन पर जनता की मुहर है, ये बिहार की बहुसंख्यक आबादी की जीत है। बिहार में 10 में से 4 सीटें जीतने वाले बीजेपी को नरकटियागंज, मोहनिया, बांका और हाजीपुर से कामयाबी मिली है। आरजेडी ने छपरा, राजनगर, मोहिउद्दीन नगर सीट पर जीत का परचम लहराया है। जेडीयू को परबत्ता और जाले से कामयाबी मिली है, जबकि कांग्रेस ने भागलपुर की सीट बीजेपी से झटक ली है। मैं यदि अपने बारे में 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में सबका सफाया करने वाली बीजेपी के लिए परिणाम जरा चौंकाने वाले हैं। सवाल सबसे पहले मोदी लहर पर उठा। बीजेपी ने कहा परिणाम दुखद है, लेकिन मुद्दे स्थानीय थे जिनका हल ढूंढना जरूरी है। कांग्रेस ने बिहार में 1 सीट जीतने में कामयाबी पाली, वो भी भागलपुर की सीट जिस पर बीजेपी काबिज थी। कांग्रेस ने भी कहा समय बदल रहा है। 10 सीटों में से 6 पर पहले से बीजेपी का कब्जा था। अब उसके खाते में 4 सीटें हैं, 2 छिन गई हैं। 2 विरोधी ताकतों के मिलने से एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसने बीजेपी को इस चुनाव में कमजोर किया। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संकेत है, जिसे वो नकारने की गलती नहीं कर सकती। ये नतीजे क्या कहते हैं? क्या मोदी लहर कमजोर पड़ गई है? क्या मंडल मोर्चा भारी पड़ा है? या क्या अगले साल होने वाले चुनावी फाइनल के नतीजे कुछ और होंगे? 10 सीटों के इस दंगल ने मोदी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुजीत कुमार झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। नीतीश कुमार जब लालू यादव को प्रदेश से बेदखल करना चाहते थे तो उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था। अब मोदी से ठन गई तो उन्होंने लालू से हाथ मिलाया। ये मोर्चा चल निकला, लेकिन इस जीत को आखिर किस नजरिए से देखा जाए, इन नतीजों के क्या मायने निकाले जाएं? लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद 2 सियासी पहलवान मिल गए। कुछ दिनों पहले तक लालू और नीतीश का मिलन बिहार में आखिरी सियासी संभावना माना जा रहा था, लेकिन सियासी अवसान की चिंता में दोस्ती की नई सांझ झिलमिला उठी। लालू, नीतीश और कांग्रेसी मिले। अब बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम मिले हैं, जिसमें इस महागठबंधन को 6 सीटें मिल गई हैं। हमने इस गठबंधन को जो बैठ के पटना में किया था, हमको उसी समय मालूम था कि इसमें पूरे देश को राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। इन 10 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं, 2 चली गईं। 2 सीटों पर हार अप्रत्याशित है। खासकर भागलपुर और छपरा से हार की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए और छपरा से आरजेडी को कामयाबी मिली है। हाजीपुर सीट बीजेपी के पास थी, जिसे पार्टी अपने पास रखने में कामयाब रही। मोहिउद्दीन नगर सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। परबत्ता सीट पर जेडीयू का कब्जा बना रहा। नरकटियागंज बीजेपी के पास ही रही। जाले हाथ से निकलकर आरजेडी की झोली में चला गया।
मोहनिया सीट बीजेपी ने जेडीयू से झटक ली, बांका भी बीजेपी ने जेडीयू से हथिया लिया, जबकि राजनगर सीट पर आरजेडी का झंडा लहराता रहा। इस अप्रत्याशित चुनाव परिणाम से बीजेपी की पेशानियों पर बल पड़ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता को बचाने की कवायद जारी है। इसको लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। लालू जी और नीतीश जी मिले हैं, पहले भी हमने उनके गठबंधन को गंभीरता से लिया था, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में ये चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। इस जीत से एक बड़ा सवाल ये सामने आया है कि क्या लालू और नीतीश के गठजोड़ से बिहार में राजनीति का एक नया मंडल रचा गया है जो बीजेपी की काट है? क्या पिछड़े तबकों को ये गठबंधन अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा? क्या यहाँ से बिहार की राजनीति एक नई दिशा में चलेगी? हमारी जिंदगी में कई गठबंधन किए, वो कई बार हार गए, कई बार जीत गए। हमने इस गठबंधन को जो बैठ के पटना में किया था, हमको उसी समय मालूम था कि इसमें पूरे देश को राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो ये तीसरी बार हुआ। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जीत से नीतीश को फौरी तौर पर राहत मिली है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, बेहतर खबर लालू प्रसाद यादव के लिए जरूर है, जिन्होंने 3 सीटें जीतकर अपनी वापसी का संकेत दिया है। मजबूरी में बना मोर्चा चुनावी जमीन पर मजबूत निकला। मोदी लहर का करंट तो नहीं दिखा, अलबत्ता लालू और नीतीश की जोड़ी ने सियासत का अपना हिस्सा जरूर बचा लिया। सुजीत कुमार झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। हालांकि मजबूरी में यह गठबंधन बना था, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में एक अजीब सा पसुपेश जरूर होगा। जेडीयू सत्तारूढ़ दल है वहां पर, लेकिन आरजेडी ने ज्यादा सीटें ली हैं। जब सीटों का बंटवारा होगा अगले चुनावों के लिए, तब किसके हिस्से क्या जाएगा और तब ये गठबंधन कितना मजबूत होगा, ये देखना होगा। बहरहाल एक पार्टी है जिसे उपचुनाव के नतीजों को परखने की जरूरत नहीं। उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के चेहरे पर लंबे समय के बाद मुस्कान लेकर आए। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद ये बात आम हो गई कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पस्त हो चली है, उसकी रीढ़ टूट गई है। लेकिन कांग्रेस दोबारा उठ रही है। वैसे उसने अपनी वापसी का संकेत तो तभी दे दिया था जब उत्तराखंड के उपचुनाव में पार्टी ने 3 सीटों पर बीजेपी को पस्त किया। अब देश के 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपनी उपस्थिति से अपनी मौजूदगी के सबूत दे रही है। I think it is a definite vote in favor of the Congress party, of the good work which the Karnataka government is doing and Siddaramaiah. The so-called Modi wave is now on the decline. पंजाब में 2 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। पटियाला से परनीत कौर ने अकाली दल के उम्मीदवार को 33,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 1 पर कामयाबी पाई है। बोहरीबंद सीट जो बीजेपी की थी, उसे कांग्रेस ने छीन लिया है। बिहार की भागलपुर सीट भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से हथिया ली है और कर्नाटक की 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई हैं। जिन्होंने कांग्रेस को इतिहास बता दिया था, अब कांग्रेस पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है। देश के एक बड़े हिस्से बिहार राज्य में भाजपा की बढ़त रोकने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं, बल्कि अपने गठबंधन की जो वैलिडिटी थी उसको भी स्थापित करने में कामयाब हुए। इन चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी राज्यों में मोदी का जादू चला था, लेकिन अब इन सभी राज्यों में कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो क्या धीरे धीरे मोदी का जादू फीका पड़ रहा है? क्या देश की बेसब्र जनता मोदी सरकार को 6 महीने का वक्त भी देने को तैयार नहीं है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हो रही धर्म संसद में आज साईं भक्तों को मंच से उतार दिया गया। सवाल जवाब के दौर में जब एक साईं भक्त ने मंच पर चढ़कर अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें मंच से उतार दिया गया। इसी धर्म संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें देश के मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने की बात कही गई है। शंकराचार्य भक्तों को हैरान कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूं और हम तुम्हारे साथ हैं। साईं भगवान की मृत्यु मेरे साल से सन 1918 में हुई। आप बताइए
जितने हमारे भक्तजन बैठे हैं ये बताएं गुरु दीक्षा कौन देता है? गुरु दीक्षा जो जिंदा व्यक्ति होता है वही देता है ना भाई। अगर जो व्यक्ति मर गया है वह गुरु कैसे होगा? यदि वह गुरु नहीं है तो साईं में बिल्कुल महाराज श्री कहना हम समर्थन करते हैं कि साईं न तो भगवान है, न गुरु है और न संत है। रांची में लव जिहाद के खिलाफ बंद का ऐलान करने वाली विश्व हिंदू परिषद ने आज शहर में जमकर उत्पात मचाया। वीएचपी के बंद का खामियाजा उन लोगों ने भुगता जिनका तारा सहदेव के साथ हुए कथित अत्याचार से कोई लेना देना नहीं। हंगामे और तोड़फोड़ की इन तस्वीरों में ना लव दिखता है और ना जिहाद। क्या ये गुंडागर्दी नहीं, लव जिहाद के नाम पर क्या है ये? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का सरेआम उत्पात। गुंडागर्दी का ये आलम देखिए। इस शख्स को ये खबर भी नहीं होगी कि चंद लोगों ने शहर में हंगामा क्यों खड़ा किया है। बंद के सवाल पर जवाब तलब करने के जुर्म में पिटे जा रहा है। वीएचपी और बजरंग दल से ये पूछे बंद और विरोध का ये कौन सा तरीका है? हंगामा होता रहा और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। रांची की ये तस्वीरें बताती हैं एक मामले को तूल देने के लिए, उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ऐसे संगठन। बाइक पर सवार होकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता चीख कर लोगों को बता रहे थे कि आज शहर में सब कुछ बंद रहे तभी सबकी खैर है। बंद और विरोध का यह पूरा सियासी अनुष्ठान आयोजित किया गया था रांची की नेशनल शूटर तारा सहदेव के मामले को लेकर। दरअसल तारा सहदेव ने पुलिस में लिखाई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि रकीबुल हसन नाम के शख्स ने झूठ बोलकर उनसे शादी रचाई। पहले बताया कि वो हिंदू है, मगर शादी के बाद तारा को पता चला कि रकीबुल असल में मुसलमान है। तारा के मुताबिक रकीबुल ने उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया, यहाँ तक कि इसकी खातिर उसने तारा की मार पिटाई भी शुरू कर दी। सोने नहीं दिया जाता था, बोलते थे कुत्ता से कटवाएंगे अगर तुम नहीं करोगी। तारा सहदेव के साथ जो कुछ हुआ उसकी जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से सियासत ने इसे अखाड़ा बनाया उसका नतीजा इन तस्वीरों में तोड़फोड़ के तौर पर सामने है। रांची में धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। महात्मा गांधी को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत करने वाले ब्रिटिश फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो का निधन हो गया। रिचर्ड एक अरसे से बीमार थे। उन्होंने गांधी के अलावा भी कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं। मृत्यु किसे नहीं आती। महान फिल्म गांधी के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो को भी आई, लेकिन उनका जाना कम से कम भारत के लिए मृत्यु की सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि एक ब्रिटिश होने के बावजूद उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सिनेमाई पर्दे पर जीवंत कर दिया। 3 घंटे तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम साक्षात गांधी को नहीं देख रहे, बल्कि बेन किंग्सले को देख रहे हैं, जिन्हें रिचर्ड ने गांधी का रूप दे दिया है। 1983 से पहले एक आम भारतीय को यह मालूम नहीं था कि रिचर्ड एटनबरो कौन थे, लेकिन गांधी फिल्म के बाद भारत उन्हें जानने लगा और इस इत्तेफाक कहिए कि एक काबिल निर्देशक रिचर्ड एटनबरो की श्रेष्ठ फिल्म गांधी ही साबित हुई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का ऑस्कर भी मिला। गांधी पर भारत के नामचीन फिल्मकारों ने भी फिल्में बनाई हैं, लेकिन कोई भी रिचर्ड एटनबरो की ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। हैरानी भी होती है और दिलचस्प भी लगता है कि एक अंग्रेज गांधी को उनकी पूरी भारतीयता के साथ जीवंत करने में कामयाब रहा। फिल्म के चाहने वालों की दुनिया में रिचर्ड हमेशा जीवित रहेंगे। आज तक ब्यूरो।